नमस्कार बच्चों एवं मेरे दोस्तों, मैं मंजुलता इकोनॉमिक्स विद मंजुलता के साथ में इस ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक है समाजवाद। तो मैंने ये सोचा, देखिए कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब हम लोगों को आदेश मिला शासन के द्वारा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना है, तो हम लोगों ने अल्प संसाधनों के बीच में अपनी काम की शुरुआत कर दी। और इसके बीच में जब कुछ बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि मैम हमारे आपके पिछले वीडियोज हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाद में जुड़े थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने एक यूट्यूब चैनल को बना दें और बच्चों को, ताकि एक ही सीरीज़ में, एक ही क्रम में सीरियल से पूरे हमारे 12वीं क्लास का पूरा ही उन्हें स्टडी मैटर मिल जाए, जो कि सरल और सुगम तरीके से उनकी समझ में आ जाए। ये मेरा छोटा सा प्रयास है और उम्मीद है कि आप लोग हमें इसमें सहयोग करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अब मैं अपने मैटर को शुरू करती हूँ, अपने टॉपिक को शुरू करती हूँ। आज का टॉपिक है समाजवाद। समाजवाद 1848 में इसकी शुरुआत हुई थी, पुनर्जागरण के बीच में। पुनर्जागरण के बाद जब कार्ल मार्क्स का एक बुक प्रकाशित हुई जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके बाद समाजवाद की शुरुआत हुई और इसके समाजवाद के मार्ग प्रशस्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर सामाजिक व आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना और व्यक्ति की गरिमा व सामाजिक न्याय के अनुसार उसको समानता का अधिकार देना, ये समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा, जो उनके बीच में इस प्रकार से आय और धन का वितरण करती है, धन का वितरण करती है, साधनों का वितरण करती है, जिससे संपूर्ण समाज का हित हो, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। यही समाजवाद का अर्थ है। अब हम आ जाते हैं समाजवाद की परिभाषा। देखिए, समाजवाद की परिभाषा, इसको विश्व में समाजवाद को चलाने वाले या शुरुआत करने वाले, सूत्रपात करने वाले बहुत लोग हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं, बेकन हैं और आपके और भी अर्थशास्त्र और भी आपके समाजशास्त्री हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में समाजवाद लाने का श्रेय श्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण जन सहमति के आधार पर होना चाहिए, ना कि बल के द्वारा। तो इस आधार पे उनके इसी व्यवस्था को उन्होंने समाजवाद कहा। और भारत में इसको लाने का जो सबसे पहला नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद राम मनोहर लोहिया और हमारे दीनदयाल उपाध्याय भी इसके लिए समाजवाद को लाने में सहयोगी रहे हैं। तो इसकी परिभाषा है डिकिंसन की, पीगू की। तो मैं डिकिंसन की परिभाषा इसके बारे में कहूँगी कि समाजवाद समाज की ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन समाज के स्वामित्व में होते हैं, जिनका संचालन एक सामान्य योजना के अनुसार एक ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो सभी प्रतिनिधि समाज में सभी का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा उत्तरदायी होती हैं। और उत्पादन की जो भी साधन होते हैं उनमें समान अधिकारों के आधार पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। सामाजिक और नियोजित आधार के लाभों के अधिकारी होते हैं, यानी संपूर्ण समाज के लोग जो भी उत्पादन होता है उसके लाभ के एक सुनियोजित आधार पर उसके उत्तराधिकारी होते हैं या अधिकारी होते हैं। ऐसा समाजवाद का मानना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पूंजीवाद की जब गुण और दोषों का हमने अध्ययन किया तो पूंजीवाद के अंतर्गत तो पूंजीवाद में बहुत सारे दोष थे, जिस कारण जो उत्पादन के साधन थे वो एक ही लोगों के पास अधिकता की मात्रा में अभिकेंद्रित हो गए थे या केंद्रित हो गए थे। तो इस आधार पर उसका विरोध हुआ
और इसके तहत एक पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, जिसके तहत समाजवाद का जन्म हुआ। और उसी के तहत में हम समाजवाद के बारे में हमने आपको पूंजीवाद के बारे में हमने बताया था, और उसके आधार पर उसका पतन हुआ पूंजीवाद का, क्योंकि केवल कुछ ही, अब तो एक ही 2 देशों में ये पाया जाता है। और इसके बाद में अब समाजवाद की स्थापना हुई। तो समाजवाद में क्या था कि व्यक्ति को बल दिया गया धर्म के स्थान पर, और उन्होंने कहा कि व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए, ताकि व्यक्तियों का जब कल्याण होगा तो पूरे समाज का कल्याण होगा। इस आधार पर समाजवाद की स्थापना हुई। हमने आपको बताया कि समाजवाद की परिभाषा क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या है, और भारत में इसको लाने का किसके ऊपर श्रेय जाता है, तो वो जवाहरलाल नेहरू, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया को उसका सबसे बड़ा समर्थक समाजवाद का माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं समाजवाद की विशेषताएं। समाजवाद की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि पूंजीवाद में केवल व्यक्तियों का, एक व्यक्ति का अधिकार होता था या कुछ व्यक्तियों का होता था, और इसमें उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता था पूंजीवाद में, और समाजवाद में पूरे समाज का स्वामित्व है या अधिकार है। और इसमें है, फिर है दूसरी विशेषता है इसकी आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, जब कोई भी किसी भी क्षेत्र का विकास करना होता है तो हमें एक योजना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है, जो लोगों को विकास करती है, कृषि क्षेत्र में विकास करती है, ऐसे क्षेत्रों का विकास करती है जिनका समुचित विकास नहीं हो पाया है इतने पिछले सालों में। तो ये आर्थिक नियोजन के तहत एक इसका विकास होता है पूरे समाज का। इसके बाद है एक केंद्रीय सत्ता। देखिए पूंजीवाद में क्या था कि पूंजीपतियों के पास पूरी सत्ता रहती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, समाज के द्वारा एक चुनी हुई संस्था होती है, जिसको हम संसद कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं कह सकते हैं। तो ऐसे इसमें एक केंद्रीय नियोजन सत्ता होती है जो हमारे इस समय केंद्र में है। तो वो क्या करती है, वो सभी लोगों को बताती है, सब सारे राज्यों को बताती है या पूरे संपूर्ण समाज को आदेशित करती है कि इस तरीके से आपको ये योजना लागू करनी है। तो इसमें केंद्रीय सत्ता होती है, इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद है सामाजिक कल्याण। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण का मतलब होता है पूरे समाज का कल्याण, केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं। इसमें उत्पादन होता है लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए। अगला है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण, कुछ लोगों के हाथ में केवल इसको केंद्रीकरण नहीं होता है, इसका संपूर्ण समाज में इसका वितरण समान रूप से किया जाता है, ताकि जो अमीर हैं उन पे अधिक कर लगा करके उनको जो धन आता है वो गरीबों में वितरित किया जाता है, उनके विकास के लिए लगाया जाता है। उपभोग तथा व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता इसकी अगली विशेषता है। समाजवाद की सबसे मुख्य विशेषता है कि हमें उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है, और अपना व्यवसाय, हम क्या व्यवसाय करना चाहेंगे इसकी भी चयन की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद है मूल्ययंत्र। मूल्ययंत्र, इसमें समाजवाद में, पूंजीवाद में क्या होता है कि पूरी तरीके से मूल्य तंत्र हावी था, क्योंकि वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उसका निर्धारण होता था मूल्य का। लेकिन हमारे समाजवाद में मूल्य निर्धारित तो होता है मूल्य यंत्र के द्वारा, लेकिन उसमें एक केंद्रीय सत्ता रहती है जो इसको पूरी तरह से नियंत्रित करती है, पूरी तरह से इसको नियंत्रित करती है, समायोजित करती है। इसके बाद है प्रतियोगिता का अभाव। पूंजीवाद में गलाकार प्रतियोगिता थी, इसमें समाजवाद में प्रतियोगिता का पूरी तरह अभाव है। इसके दो पॉइंट रह गए हैं, 2 टॉपिक रह गए हैं, समाजवाद के गुण और समाजवाद के दोष, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।